गुड मॉर्निंग क्लास। लेसन 1 शुरू करने जा रहे हैं हम आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप बिफोर क्लासेस में, पहले की क्लासेस में रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, समीकरण कैसे लिखते हैं, कौन से परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनको कौन सी सिंबल प्रतीक से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ के आ चुके होंगे। तो आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह बनती है और किस तरह उन्हें लिखा जाता है। इससे एक और रिलेटेड आपने पढ़े होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताती हुई चलती हूँ कि कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी जब पदार्थ लिए जाते हैं और ये पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो हम जानते हैं कि क्रिया करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्रियाकारक बोला जाता है। ये पदार्थ जब आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब भी आप दो पदार्थ लोगे या दो से अधिक पदार्थ लोगे, उन्हें आपस में आप मिलाओगे तो उनके मिलाने पर क्रिया होगी और वो रिएक्शन जब होती है तो उससे नया पदार्थ बनता है जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है ना बच्चों, इसके रासायनिक गुण जो होते हैं वो हमेशा पहले वाले जो हमने क्रिया कारक लिए हैं ना, उनसे हमेशा अलग होते हैं। और ये जो परिवर्तन होता है ना, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगर हम हमारे चारों तरफ की रोज के दैनिक जीवन के बारे में देखें या सोचने बैठें थोड़ी देर, तो हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसके थ्रू हमें पता पड़ता है कि किस तरह से केमिकल चेंज हो रहे हैं। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल है, गर्मियों के दिनों में आप लंबे समय तक दूध को कमरे में रख के या रसोई में रख के हम छोड़ देते हैं। कुछ घंटों के बाद जाकर अगर हम दूध को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, वो दूध जनरल भाषा में से बोलते हैं फट गया दूध, है ना। पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। तो वो क्या हुआ, उसमें केमिकल चेंज हुआ। इसी तरह हम जो खाना खा रहे हैं, उस खाने का जो पाचन हो रहा है, पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब बन रहे हैं, ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जो जंग लग रहा है, किसी भी लोहे के सामान को अगर आप मॉइस्चर, नमी के बीच में छोड़ दोगे तो उसे थोड़े दिनों में हम जाकर देखेंगे तो हमें उसमें जंग नज़र आएगा। तो ये जो रस्टिंग प्रोसेस है, आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है, ये भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है। खाना जब आप पका रहे हो, कच्चे खाने से पका हुआ खाना जब बनता है तो केमिकल चेंज को आप जनरल भाषा में क्या बोल सकते हो कि कोई भी दो पदार्थ जब क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जिसके गुण पहले वाला जो पदार्थ था उससे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, क्या बनता है जानते हैं सभी? पानी, जल का मॉलिक्यूल बनता है, वाटर बनता है ना। अगर अब इस सिंप्लिसिटी से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से, तो हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2। ऑक्सीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O2। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। तो देखिए, हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बना लिया? H2O। ये तो हमारे क्या थे? क्रियाकारक, जो आपस में क्रिया करते हैं। ये सब आप पढ़ चुके होंगे बेटा। और क्रियाकारक जब आपस में क्रिया कर लेते हैं तो उनसे जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद, प्रोडक्ट, या फिर इसे बोला जाता है क्रिया फल। ठीक है, क्रियाकारकों के आपस में क्रिया करने के पश्चात क्या बन जाता है? क्रियाफल। तो यहाँ आप देखिए, ये दो पदार्थ थे H2 और O2। इन दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया करी तो एक नया रासायनिक पदार्थ बना लिया जिसे बोला गया H2O, जो जल का एक मॉलिक्यूल था। तो ये जो नया पदार्थ बना, इसके जो रासायनिक गुण होंगे ये इनसे बिल्कुल अलग होंगे। ये जो थी H2, ये भी गैसियस स्टेट में थी, गैस थी, और जो O2 थी ये भी क्या थी? गैस थी। लेकिन जो हमें वाटर का मॉलिक्यूल बना ये था लिक्विड। पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी होगी आपने। ठोस, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और गैस जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ गैस चेंज हुई है द्रव में, यानी पदार्थ की जो अवस्था थी वो परिवर्तन हो गई। तो रंग चेंज हो गया, अवस्था चेंज हो गई, या किसी तरह का और रासायनिक परिवर्तन हो रहा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ये केमिकल चेंज हो गया। इसको हम कुछ क्रियाकलापों के द्वारा समझ सकते हैं बेटा। देखो, फर्स्ट जो हमारी बुक में क्रियाकलाप दिया हुआ है वो क्या है? ये एक बर्नर है। बर्नर जानते हो? जिसको जलाने पर यहाँ से जब आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ से फ्लेम निकलेगी,
और उस फ्लेम के थ्रू आप किसी भी चीज़ को गर्म कर सकते हो, किसी भी पदार्थ को। ये हमने यहाँ लिया है एक मैग्नीशियम रिबन। ये जो मैग्नीशियम रिबन है, एक सैंड पेपर लेते हुए उस सैंड पेपर की सहायता से इसे रब करके बिल्कुल क्लीन कर लिया। यहाँ टोंग है, उसके द्वारा इसको पकड़ा गया है ताकि हाथ ना जले। ठीक है, ये हमने लिया है एक वॉच ग्लास। अब क्या होता है, जैसे आप बर्नर को ऑन करते हो, इसमें से फ्लेम निकलती है और मैग्नीशियम रिबन को आप इसके पास लेके जाते हो, तो धीरे धीरे ये मैग्नीशियम रिबन है ये जलने लग जाता है। ये जलने से क्या होता है, ये धीरे धीरे ऐश में चेंज हो जाता है, मतलब इसकी राख बनना शुरू हो जाती है। ये देखो, ये इसकी राख में जला है ना, तो जल के ये क्या बन जाता है, मैग्नीशियम की राख बन जाती है। और ये मैग्नीशियम की राख कहाँ कलेक्ट हो गई, इस वॉच ग्लास के अंदर आकर कलेक्ट हो गई। इस ऐश को बेटा क्या बोला जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बोला इसे, आप बोलोगे ये तो मैग्नीशियम था, इसे हमने सिर्फ बर्न किया और बर्न करने से ये ऑक्साइड में कैसे चेंज हो गया। तो जब आपने इसे बर्न किया ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है, तो इस मैग्नीशियम ने क्या करा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसका केमिकल चेंज था। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब वायु में दहन किया जाता है तो वो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हमने वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया। इसे आपको सिंपल वर्ब में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये प्लस का साइन क्या बताता है यहाँ कि ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, ये क्रिया कारक है दोनों, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इन दोनों ने क्रिया करके क्या बना लिया, उत्पाद। और वो उत्पाद कौन था बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ, देखो चेंज हो गया ना, यहाँ सिर्फ मैग्नीशियम था, इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये सॉलिड स्टेट में था, ये गैसियस थी और चेंज होकर वापस हमें सॉलिड में गेन हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक सेकंड इसकी एक्टिविटी और देखें तो क्या है बेटा कि हमने क्या करा, कुछ दानेदार जस्ता लिया, मतलब जस्ते हैं, जस्ते के कुछ दाने ले लिए, ग्रैन्यूल्स ले लिया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, उस एक फ्लास्क ले लिया, उस फ्लास्क में थोड़ा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया और उसके अंदर हमने दानेदार जस्ता डाल दिया। जैसे ही इस जस्ते के दानों को आप सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे, डालते ही क्या होगा, इसमें एक गैस बनना शुरू हो जाती है। और वो गैस कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ क्या करा, इस कैसे पता लगाएंगे हम हाइड्रोजन गैस है, उसको हमें कलेक्ट भी तो करनी पड़ेगी ऐसे, तो नहीं तो गैस तो बाहर निकाल के उड़ जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो बॉटल का मुँह था उस पर एक कॉर्क लगा देंगे, उससे पैक कर देंगे कॉर्क से, और इसमें एक ग्लास ट्यूब, कांच की एक नली लगा लेंगे। तो जब ये इन दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनेगी तो इस कांच की नली के थ्रू होती हुई बाहर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ अगर आप एक माचिस की जलती हुई तीली लेकर जाते हैं तो वो क्रैक क्रैक बूम बूम जैसा साउंड नहीं होता क्रैकर्स का, ऐसी ध्वनि के साथ जलना शुरू हो जाएगी। उससे हमें क्या पता पड़ जाता है कि बनने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हमने क्या किया, दानेदार जस्ते पर किसकी रिएक्शन कराई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, और दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया करी तो उत्पाद क्या बना, हाइड्रोजन गैस। ये भी केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन हो गया ना, दो पदार्थ थे, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और अभिक्रिया कर एक नया ही उत्पाद बना लिया। इसको अगर हमें वर्ब में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, दानेदार जस्ता हमने लिया, दानेदार जस्ते की हमने रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट हुआ तो जिंक सल्फेट बन गया और क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस बन गई। बेटा हमने ये जो दोनों क्रियाकलाप पढ़े, इन दोनों क्रियाकलाप की अगर मैं आपसे समरी पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो आप बता सकते हो, बताओ हमने क्या क्या चेंजेस पढ़े इसमें। सबसे पहला हमने पढ़ा अवस्था परिवर्तन, इनकी जो स्टेट थी वो चेंज होगी, कुछ सॉलिड थे, सॉलिड से गैस बन गए, कुछ गैस से सॉलिड बने, कुछ लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला केमिकल चेंजेस का हमें क्या दिखता है, उसमें अवस्था परिवर्तन होता है, कलर में उसके चेंजेस हो जाते हैं। इसी तरह किसी न किसी गैस का निर्माण हो जाता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी, और टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। यहाँ देखो, जब आप इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये जिंक डालोगे और इसे आप हाथ लगाओगे तो हाथ लगाने पर ये जो
फ्लास्क का ना ये हमें कुछ गर्म लगना शुरू हो जाता है, यानी इसमें इसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर में चेंजेस हो गया। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताते हैं कि किसी न किसी तरह का केमिकल चेंज हुआ है, कि दो पदार्थों ने आपस में रिएक्ट करके नया पदार्थ बना लिया है। अब बच्चों अगर हमें इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो, जैसे एक तो होता है कि इसे आपने रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा और एक उसका समीकरण, रासायनिक समीकरण बनाते हुए लिखा, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं। देखो जब हमने रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखा तो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से, तो बना उत्पाद जो बना वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो था अभिक्रिया, इसे हमें अभिक्रिया के फॉर्म में कैसे लिखा। लेकिन अगर इसे हमें समीकरण बनाते हुए लिखना हो, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, तो हमें इसको सिंबल से, इनके जो प्रतीक होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते हुए लिखना पड़ता है। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है Mg, ऑक्सीजन का O2। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, दोनों जुड़ गए, दोनों ने जुड़ के बना लिया MgO2, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह सेकंड हमने रिएक्शन पढ़ी, जिंक, दानेदार जो जिंक था उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी जिंक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2SO4। यहाँ देखो ये जो जिंक है ये रिएक्ट कर जाएगा सल्फेट के साथ, और जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाएगी। तो इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट उत्पाद हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2। ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी जो बाहर निकल रही है, और जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ने रिएक्ट करके बना लिया जिंक सल्फेट। ये है इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। तो बच्चों इनको लिखने के लिए आपको इनके सिंबल लर्न होने चाहिए कि किस एटम को, किस परमाणु का कौन सा सिंबल है। आपने वैसे 1 से 20 तक छोटी क्लासेस में लर्न करे होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत भूल चुके हैं तो कल की क्लास में आने से पहले आप 1 से 30 तक, 1 से लेकर 30 तक सारे परमाणु, उनके परमाणु क्रमांक और उनके सिंबल, उनके प्रतीक क्या है, तीनों चीज़ें लर्न करके आएंगे। अनदर आपको आगे केमिकल जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाऊंगी ना बेटा, वो आपको बनाने नहीं आएंगे, आपको ये नहीं आएगा जब तक आपको इनके सिंबल लर्न नहीं होंगे। आपको नहीं पता पड़ेगा कि हम केमिकल रिएक्शन कैसे बनाएं, किसको किससे रिप्रेजेंट करना है और कैसे वो आपस में अभिक्रिया करेंगे। हाँ, मेक श्योर अगर आपके पास 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक और उनके सिंबल लिखे हुए नहीं मिल रहे आपको कहीं से, तो आप मुझे मैसेज कर देना, आप मुझे बता देना। कल की क्लास में मैं आपको लिखकर उसकी पूरी जो पिक होगी वो सेंड कर दूँगी, जिससे आप अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही है, आपको इनको अच्छे से समझना है, इसको लर्न करना है, और कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, माइनर से माइनर, छोटी से छोटी, माइन्यूट से माइन्यूट, आपको पूछने में हेजिटेट नहीं होना है। आप इजीली उसे पूछिए, अपना बेस क्लियर कीजिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें और पढ़ सकें। थैंक यू।